हेलो बच्चों। तो बच्चों, हम लोग आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, चैप्टर भी आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। अभी तक के जितने भी टॉपिक्स हमारे हो रखे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ सारे टॉपिक्स आपने देख लिए हैं, समझ लिए हैं, आपने अपने एंड से भी उसको पढ़ लिए हैं। और अगर कोई भी टॉपिक आपने स्किप किया है अभी तक, तो प्लीज पहले उन टॉपिक्स को आप कवर करें, उसके बाद यहां पर आए, क्योंकि सीक्वेंस वाइज आप चलेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायट-सवार्ट लॉ। देखिए, आपने पढ़ा है कि 1820 में हैंस क्रिस्टियन ओरस्टेड ने जब एक करंट कैरिंग वायर के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, और उस करंट कैरिंग वायर के पास जब उन्होंने एक मैग्नेटिक कॉम्पस निडल को रखा, तो वायर में करंट पास करने की वजह से जो मैग्नेटिक कॉम्पस निडल है वो हमारा डिफ्लेक्ट हो जाता है। ये जो डिफ्लेक्शन मैग्नेटिक कॉम्पस निडल में है, ये इंडिकेट करता है कि जब वायर में करंट फ्लो कर रहा है, तब उस करंट कैरिंग वायर की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, और वो मैग्नेटिक फील्ड जहां पर कंपास रखा हुआ है, उस कंपास के पास से वो मैग्नेटिक फील्ड आपकी पास कर रही है। ऑलराइट, यानी ओरस्टेड ने हमें बताया कि अगर आप करंट पास करते हैं किसी वायर में, यानी इलेक्ट्रिसिटी अगर आप पास करते हैं वायर में, तो वो इलेक्ट्रिसिटी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं अपने आसपास के रीजन में। ओरस्टेड ने यह भी बताया कि वो जो करंट जो फ्लो कर रहा है और उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड हमारी प्रोड्यूस हो रही है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और डिपेंड करता है ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट। उसी साल कुछ महीनों बाद, यानी 1820 में ही, देयर वर टू साइंटिस्ट्स, बायट एंड सवार्ट। ये दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं। इन दोनों ने इकट्ठे एक करंट कैरिंग वायर के ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, और उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके उन्होंने एग्जैक्ट मैथमेटिकल रिलेशन बताया कि किस तरीके से करंट, किस तरीके से डिस्टेंस, ये सारी चीजों का रिलेशन है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो कंसीडर करिए कि हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है, और ये करंट कैरिंग वायर किसी भी शेप का हो सकता है। तो मैं इस तरीके से आपको शो कर रहा हूं। सपोज करिए कि ये हमारा एक करंट कैरिंग वायर है। क्लियर बच्चों? इस करंट कैरिंग वायर को मैं कह रहा हूं एक्स वाई। एक्स और वाई दो इसके एंड्स हैं इस वायर के। ऑलराइट, और ये हमारा एक वायर है जिसमें एक्स से वाई की तरफ लेट अस से कि आई अमाउंट ऑफ करंट हमारा फ्लो कर रहा है। ठीक है, और इस वायर के पास कुछ दूरी पर एक पॉइंट रखा हुआ है हमारा पी। इस पी पॉइंट पर हम लोग जानना चाहते थे कि हमें ओरस्टेड ने इतना तो बता दिया कि अगर इस वायर में आप करंट फ्लो कराएंगे, तब ये करंट कैरिंग वायर अपने आसपास के रीजन में, यानी पी पॉइंट पर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट पी? तो बायट-सवार्ट ने इसको इस तरीके से समझा कि यार, ये जो वायर है, इस वायर में एक्स एंड से लेकर वाई एंड तक थ्रू आउट करंट फ्लो कर रहा है। तो अगर हम इस वायर को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दें, तो हर एक टुकड़ा जो है वो करंट कैरिंग वायर है। हर एक टुकड़े की वजह से कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड हमारी प्रेजेंट होनी चाहिए पी पॉइंट पर। तो इसीलिए बायट-सवार्ट ने एक छोटा सा एलिमेंट लिया डीएल, एक लेंथ एलिमेंट लिया डीएल। ऑलराइट, अब ये जो डीएल एलिमेंट है, इस डीएल एलिमेंट के थ्रू आपका करंट पास कर रहा है। द डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी लाइक दिस। ठीक है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में करंट आपका फ्लो कर रहा है आई। तो इस डीएल एलिमेंट की वजह से, समझ गए इस बात को? इस डीएल एलिमेंट की वजह से, जिसके थ्रू आई करंट फ्लो कर रहा है, अगर हम इस डीएल एलिमेंट की वजह से पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये जो वायर हमारा है, ये इसी तरीके के छोटे छोटे डीएल 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 एलिमेंट्स में डिवाइडेड होगा। तो हर डीएल एलिमेंट की वजह से पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड अगर आप कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इस पूरे वायर की वजह से टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो पी पॉइंट पर प्रेजेंट है वो कैलकुलेट किया जा सकता है। बात समझ में आ रही है? हमने कंसीडर किया है एक्स वाई एक वायर है जो कि आई अमाउंट ऑफ करंट कैरी कर रहा है, और इस वायर के पास एक पॉइंट है पी जहां पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो बायट-सवार्ट ने समझा कि अगर इस वायर को x से लेकर y तक हम ना रखें, बल्कि एक छोटा सा डीएल एलिमेंट ही रखें, बस बाकी वायर को हटा दें, तो भी चूंकि उसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो P पॉइंट पर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस
होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। तो इस तरीके से बायट सवार्ट ने इस पूरे x से लेकर y तक को छोटे छोटे डीएल एलिमेंट में बांट दिया। एक डीएल एलिमेंट मैंने आपको यहां पर शो किया है, और इस डीएल एलिमेंट में ऊपर की तरफ टेंजेंशियल डायरेक्शन में करंट I आपका फ्लो कर रहा है। तो ये जो करंट एलिमेंट है, डीएल एक एलिमेंट है, एक एलिमेंटल लेंथ आप कह सकते हैं, और जब I करंट फ्लो कर रहा है तो इसी डीएल एलिमेंट को हम लोग करंट एलिमेंट भी कह सकते हैं। तो यहां से P पॉइंट की जो दूरी है, ध्यान से देखिए बच्चों, यहां से P पॉइंट की जो दूरी है वो लेट अस से स्मॉल r के बराबर है, ठीक है। तो इसको हम स्मॉल r वेक्टर कहते हैं, और करंट हमारे इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। करंट का जो डायरेक्शन है और जो r वेक्टर है उसके बीच का एंगल यहां पर कह लीजिए थीटा है, ठीक है। जो करंट का एलिमेंट, करंट की डायरेक्शन है वही डीएल की भी डायरेक्शन। तो करंट के डायरेक्शन में और आर वेक्टर यानी कि पी पॉइंट का जो पोजीशन है इस डीएल एलिमेंट से, उसके बीच में अगर एंगल थीटा है तो एक्सपेरिमेंटली यहां पर मैग्नेटिक कंपास निडल रखकर और बायट सवार्ट ने देखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड इस डीएल करंट एलिमेंट की वजह से पी पॉइंट पर है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, क्या बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू एलिमेंट डीएल, due to element dl through which I current passes, through which कितना बच्चों, I current passes। तो B मैग्नेटिक फील्ड है, I करंट है, और dl जो है वो एलिमेंट है। तो इन्होंने देखा कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, मान लीजिए कि अगर चूंकि एक छोटा सा एलिमेंट, पूरा वायर लेते तब हम बी मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, क्योंकि ये एक छोटा सा एलिमेंट है इसलिए इसे बी ना कहकर हम लोग डीबी कहेंगे, ठीक है बच्चों, एक छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड, थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड यहां पर। तो वो मैग्नेटिक फील्ड डीबी जो है, एक्सपेरिमेंटली बायट सवार्ट ने देखा कि ये मैग्नेटिक फील्ड डीबी जो है ये इस एलिमेंटल लेंथ, ठीक है, यानी डीएल जो लेंथ है इस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना बड़ा लेंथ आप वायर का लेंगे उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही ज्यादा होगी, और जितना छोटा लेंथ लेंगे मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही कम होनी चाहिए। ये तो पहला चीज उन्होंने नोट किया। दूसरा उन्होंने नोट किया कि यही मैग्नेटिक फील्ड जो है इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू दैट एलिमेंट। अगर इस डीएल एलिमेंट के थ्रू आप कम करंट फ्लो कराएंगे तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कम होना चाहिए, और अगर आप ज्यादा करंट फ्लो कराएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होना चाहिए। उसी तरीके से उन्होंने देखा कि ये जो एंगल है थीटा, करंट और आर के बीच में जो एंगल है थीटा, ये थीटा भी इंपॉर्टेंट है। साइन ऑफ थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड। और चौथी बात कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इट इज फाउंड टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ओरेस्टेड ने क्या कहा था कि वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लेकिन एग्जैक्ट रिलेशन बायट और सवार्ट ने देखा, उन्होंने देखा कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस के नहीं बल्कि डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हम इन चारों इक्वेशन को कंबाइन कर दें, अगर हम इन चारों इक्वेशन को बच्चों कंबाइन कर दें, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 2 4, इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 4 को अगर हम कंबाइन कर दें तो हमारा आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड डीबी is proportional to I dl sin theta upon r square। क्लियर है? और इस प्रोपोर्शनैलिटी को जब हम हटाएंगे तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा। वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो है वो हमारा आया इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए मैं इस इक्वेशन को किस तरीके से लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, सेम इक्वेशन में लिख रहा हूं बच्चों आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये इक्वेशन लिखा हुआ है नीचे, इसको मैंने लिखा अगर हम ऊपर नीचे r और r से मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा आई डीएल साइन थीटा इंटू आर, और नीचे अगर r से मल्टीप्लाई करेंगे तो r क्यूब होगा। आप बोलोगे सर जबरदस्ती क्यों r से मल्टीप्लाई कर रहे हो? नोटिस करो कि डीएल एलिमेंट जिस डायरेक्शन में है और r वेक्टर जिस डायरेक्शन में है उसके बीच में एंगल है थीटा, तो जाहिर सी बात है डीएल इंटू साइन थीटा इंटू आर, ये क्या हो जाएगा डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर।
तो इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड जो है बच्चों, इसको अगर हम वेक्टर के टर्म्स में लिखें तो मैग्नेटिक फील्ड डीबी हमारा हो जाएगा इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डीएल साइन थीटा इंटू आर, ये हो जाएगा डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। क्या नीचे आर क्यूब लिखने का मतलब है कि आर क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल? नहीं, ऊपर एक आर है ना कट के, ये आर स्क्वायर है हमारा, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट बनाने के लिए हमने ये किया है। ठीक है बच्चों, यहां पर जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है, इस बात को समझिए, यहां पर जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है, इसकी वैल्यू होती है 10 रेज टू दी पावर 7। अगर डीबी देखें, इसका यूनिट है टेस्ला। अगर आर क्यूब देखें, मीटर क्यूब, ऊपर एक आर है मीटर, डीएल का भी एक यूनिट होता है मीटर, तो मीटर इंटू मीटर हो गया मीटर स्क्वायर, और नीचे है मीटर क्यूब, तो कट होकर नीचे मीटर हो जाएगा, ये ऊपर जाकर मीटर मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा। और करंट जो है बच्चों ये एम्पियर में है, इधर जाकर अपॉन एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, 10 रेज टू द पावर 7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू है। और ये जो म्यू नॉट है इसे हम लोग कहते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। क्लियर बात समझ रहे हैं? जैसे याद करिए, जब हमने कूलम्स लॉ पढ़ा था तो यहां पर हमारा एक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आया था, राइट? तो एप्सिलॉन नॉट को हमने कहा था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। वैसे यहां पर जो म्यू नॉट है इसे हम कहते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। क्लियर है? एक आखिरी चीज समझिएगा, फिर आप नोट कर लीजिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों डीबी, इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। किस प्लेन के परपेंडिकुलर है? वो प्लेन जिसमें डीएल और आर दोनों लाई कर रहे हैं। यानी अगर ये हमारा प्लेन है जिसमें डीएल और आर लाई कर रहे हैं, तो इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डीएल और आर जिस प्लेन में लाई कर रहे हैं उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन विच डीएल वेक्टर and r vector lies, and can be found by using right hand rule, या कह लीजिए राइट हैंड स्क्रू रूल। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है डीबी, इस डीएल एलिमेंट की वजह से आर डिस्टेंस की दूरी पर वो मैग्नेटिक फील्ड डीएल और आर वेक्टर जिस प्लेन में लाई करता है उसके परपेंडिकुलर होता है। ऑलराइट, और इसको कैसे निकाल सकते हैं? इसको हम लोग राइट हैंड स्क्रू रूल से निकाल सकते हैं। राइट हैंड स्क्रू रूल क्या कहता है? ये कहता है कि भैया जिस डायरेक्शन में करंट आपका फ्लो कर रहा है, ध्यान सुनिएगा, जिस डायरेक्शन में करंट आपका फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन आप अपने राइट हैंड, ठीक है, ये देखिए मेरा लेफ्ट हैंड है, ये मेरा राइट हैंड, तो जो राइट हैंड है, राइट हैंड का जो थंब है उस थंब को करंट के डायरेक्शन में आपको प्लेस करना है। तो आपके जो 4 फिंगर्स हैं वो जिस डायरेक्शन में मुड़ेंगे, यानी कहां मुड़ रहे हैं? अंदर की तरफ, परपेंडिकुलरली इनवर्ड, जिस डायरेक्शन में मुड़ेंगे उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। तो अगर करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, और अगर करंट नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है तब देखिए मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, क्योंकि बाहर की तरफ मुड़ रहा है, राइट? तो राइट हैंड स्क्रू रूल कहता है कि आप अपने राइट हैंड के थंब को अगर करंट के डायरेक्शन में प्लेस करते हैं तो बाकी 4 फिंगर्स जिस डायरेक्शन में कर्ल करेंगे दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बच्चों, चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो जैसे हमने कूलम्स लॉ पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैट्स में चार्जेस के लिए, चार्जेस एट रेस्ट के लिए, वैसे ही मूविंग चार्जेस यानी इलेक्ट्रिक करंट जो कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके लिए हम बायट-सवार्ट लॉ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बायट-सवार्ट लॉ और कूलम्स लॉ में क्या सिमिलैरिटी है उसको भी हम लोग देखेंगे। अच्छा, उससे पहले आपको एक चीज मैं साइड में जरा एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दे रहा हूं, इसको भी आप इकट्ठे साथ नोट करते चलिएगा। बच्चों देखिए, हमने पढ़ा है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁻⁹।
राइट, यूनिट को भी छोड़ देते हैं। और यहां पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जो है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जो है, इसकी वैल्यू है 10 रेज टू द पावर 7। ऑलराइट, इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों? 10 रेज टू द पावर, सॉरी इट्स 10 रेज टू द पावर, हाँ ठीक है ठीक है ओके। तो ये हमारे दो वैल्यूज हमें मिल गई हैं। अच्छा ये सॉरी बच्चों, ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जो है वो 10 रेज टू द पावर -7 होता है। ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कितना है? 10 रेज टू द पावर -7। ठीक है, तो अब मैं क्या करने जा रहा हूं कि अगर हम लोग क्या मल्टीप्लाई करते हैं समझिएगा। अगर मैं सपोज करिए कि बच्चों 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अगर 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 9 है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर होगा? इसका उल्टा कर दिया है ना, तो ये ऊपर चला गया, तो राइट हैंड साइड पे उल्टा करना पड़ेगा, नहीं 1 अपॉन 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 9। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूं तो देखिए मेरा क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या आ रहा है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हो गया 10 रेज टू द पावर -7, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा 1 अपॉन 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 9। राइट बच्चों, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारा कैंसिल आउट हो गया। ये हमारा रहा म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, और 10 रेज टू द पावर -7 को अगर मैं नीचे भेज दूं तो ये मेरा हो जाएगा 1 अपॉन 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 9 पहले से है और 7 भी आ जाएगा नीचे, यानी कि 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 16। और इसको मैं इस तरीके से लिख रहा हूं 1 अपॉन 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 10 रेज टू द पावर 8 का स्क्वायर हो जाएगा 10 रेज टू द पावर 16। और अगर आप यहां से देखें तो 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 होता है स्पीड ऑफ लाइट c, यानी कि ये हो गया 1 अपॉन सी स्क्वायर। यानी कि आप लिख सकते हैं कि म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सी स्क्वायर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, क्योंकि यहां पर देखिए म्यू नॉट क्या है बच्चों, ये मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी है, एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी है, और दोनों जब कंबाइन हो रहे हैं तब ये लाइट की स्पीड यानी कि लाइट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। यहां से हमें एक इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों अगर इकट्ठे मिल जाएं, कंबाइन कर जाएं, तब कहीं ना कहीं इनका कुछ ना कुछ जो रिलेशन है, इनका कुछ ना कुछ जो नाता है, वो कहीं ना कहीं लाइट की स्पीड से है। और इसी चीज को चैप्टर नंबर 8 में हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए इसको आप लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, और ये तो आपका आज का जो पूरा टॉपिक ही है, इसको नोट कर ले बच्चों। चलिए बच्चों, हम जरा कूलम्स लॉ और बायट-सवार्ट लॉ में कंपैरिजन देख लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं, यानी दोनों की सिमिलैरिटीज भी देख लेते हैं और दोनों के डिफरेंसेस भी देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं बीच में ऐसे लाइन आपको ड्रॉ कर दे रहा हूं, यहां पर हम लोग सिमिलैरिटीज देखेंगे, और यहां पर हम लोग डिफरेंसेस देखेंगे। चलिए पहले सिमिलैरिटी देखते हैं बच्चों। मैं यहां पर साइड में जरा फॉर्मूला लिख रहा हूं दोनों का। ठीक है, जो कूलम्स लॉ है उसका फॉर्मूला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लिखेंगे, ये होता है इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू सोर्स चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। राइट, और मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा आया था, अब आप बोलेंगे सर कूलम्स लॉ तो आपने फोर्स का बताया था, आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हो, दोनों ही कूलम्स लॉ है, फोर्स का भी कूलम्स लॉ है और फील्ड का भी कूलम्स लॉ, दोनों हमने लिखा था। ये हमारा होता है इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। ठीक है,
तो दोनों ही आर स्क्वायर इनवर्स, ये आर क्यूब है, यहां आर कट के आर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि दोनों ही इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। तो इसका मतलब कि बोथ फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ, यानी कि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ये भी आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये भी आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दूसरी बात, दोनों लॉन्ग रेंज फोर्स है। ठीक है बच्चों, क्या है, बोथ आर लॉन्ग रेंज फोर्स। दोनों कैसे फोर्स है, लॉन्ग रेंज फोर्स है। कैसे कह सकते हो आप लॉन्ग रेंज फोर्स है? देखिए आर की वैल्यू जब आप इंफिनिटी रखेंगे तब जाकर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जीरो होगी। वैसे यहां पर भी आर की जगह इंफिनिटी रखेंगे तब जाकर मैग्नेटिक फील्ड आपकी जीरो होगी। यानी दोनों बहुत दूर तक उनका रेंज जो है बहुत ज्यादा होता है, दोनों लॉन्ग रेंज फोर्स है। ठीक है, और तीसरा जो है वो है बच्चों की दोनों जो है वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। अगर आपके पास बहुत सारे चार्जेस हैं और किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हो। वैसे ही अगर आपके पास बहुत सारे करंट कैरिंग वायर्स हैं या करंट कैरिंग एलिमेंट्स हैं और आपको किसी एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का इस्तेमाल करोगे। यानी आप कह सकते हैं कि दोनों जो हैं बोथ फॉलोज सुपरपोजिशन, बोथ फॉलोज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, ओके, चलिए ये तो सिमिलैरिटी की बात रही। डिफरेंसेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात आप देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है, एक सोर्स चार्ज की वजह से, और चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका सोर्स एक स्केलर होता है। वही मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, आइडियल करंट एलिमेंट की वजह से। यही एलिमेंट है तभी तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है ना। यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों ये हमारा एक वेक्टर सोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आइडियल एक वेक्टर है, वेक्टर सोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए हम कहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन, क्या चीज बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड ये डिपेंड्स अपॉन ना कहकर कह दें, इट इज प्रोड्यूस्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू स्केलर सोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, स्केलर सोर्स की वजह से। वहीं अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वेक्टर सोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स क्या है, चार्ज जो कि स्केलर है। मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या है, आइडियल जो कि वेक्टर है। ठीक है, दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई एंगल डिपेंडेंस नहीं है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई एंगल डिपेंडेंस नहीं है। वही मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आइडियल और आर के बीच में जो एंगल है उसके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हैज नो एंगल डिपेंडेंस। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में कहीं थीटा नहीं आ रहा है, हैज नो एंगल डिपेंडेंस while जो मैग्नेटिक फील्ड है, while जो मैग्नेटिक फील्ड है it depends upon angle between ideal vector and r vector। क्लियर है बच्चों, चलिए। और थर्ड थिंग कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, जो चार्ज, दो चार्जेस के बीच में
को जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड यानी जो चार्ज है और जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, उन दोनों को आप एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करिए। जो स्ट्रेट लाइन है उसी के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है ना। तो आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड lies along line joining source and point। जहां पर सोर्स चार्ज है और जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, उन दोनों के बीच में अगर आप लाइन ज्वाइन करते हैं, उसी लाइन के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड आपका होता है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कहां है? मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आईडीएल और आर वेक्टर जिस प्लेन में लाई करता है उसके परपेंडिकुलर होता है, राइट। वाइल मैग्नेटिक फील्ड lies perpendicular to plane of ideal vector and r vector। समझ रहे इस बात को? आइडियल वेक्टर जो है और जो आर वेक्टर है, इन दोनों के परपेंडिकुलर हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है। वही इलेक्ट्रिक फील्ड कहां लाई करता है? सोर्स चार्ज और जिस पॉइंट पर आप कैलकुलेट कर रहे हैं, उन दोनों को जो लाइन, जिस स्ट्रेट लाइन से आप ज्वाइन करते हैं, उसी के अलोंग लाई करता है। तो ये आप नोट कर लीजिए। अगर बोर्ड में आपसे पूछ देता है सिमिलैरिटी या डिफरेंस, तो आप लिख सकते हैं। नोट कर ले बच्चों। चलिए बच्चों, तो न्यूमेरिकल्स देखते हैं। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में लिख रहा हूं, क्वेश्चन मेरे साथ आप लोग लिख लें और उसके बाद फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, कोशिश करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, अ वायर प्लेस्ड अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, अ वायर प्लेस्ड अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। वायर किस डायरेक्शन में प्लेस्ड है बच्चों? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में वायर प्लेस्ड है, और कह रहा है कि कैरीज करंट 8 एम्पियर, कैरीज करंट I is equals to 8 एम्पियर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, एक वायर है जो कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है। ठीक है, मैं डायग्राम बना रहा हूं। ये देखिए बच्चों, ये नॉर्थ है, सॉरी ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ठीक है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, राइट। तो कह रहे हैं कि एक वायर है जो कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है और इसमें 8 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है साउथ से नॉर्थ की तरफ, यानी करंट का जो डायरेक्शन है वो इधर है, ऊपर की तरफ, राइट। ठीक है, फिर कह रहा है कि फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 सेंटीमीटर, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड बी ड्यू टू 1 सेंटीमीटर piece of wire, piece of wire at a point 200 centimeter, at a point 200 centimeter northeast from piece। ठीक है, सवाल समझिएगा बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वायर है जो कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में प्लेस्ड है, ठीक है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, और 8 एम्पियर करंट कैरी कर रहे हैं। कितना करंट कैरी कर रहे हैं? 8 एम्पियर करंट कैरी कर रहा है साउथ से नॉर्थ की तरफ, यानी साउथ से नॉर्थ की तरफ 8 एम्पियर करंट जो है कैरी कर रहा है। कह रहा है आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है 1 सेंटीमीटर पीस से, यानी कि डीएल
जो एलिमेंट लेंथ दिया हुआ है वो 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी कि 10⁻⁻² मीटर दे रखा है। ठीक है, तो इसका 1 सेंटीमीटर पीस है और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहां कैलकुलेट करना है, एट पॉइंट 200 सेंटीमीटर, यानी डिस्टेंस जो है वो 200 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी कि 2 मीटर दे रखा है। ठीक है, और किस डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। देखिए नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कहीं इधर होगा ना बच्चों, बीच में 45 डिग्री एंगल बनाता हुआ, यानी कि जो थीटा है वो आपका 45 डिग्री है। और आपसे कह रहा है कि भैया हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करके बताओ। समझिएगा इस बात को, ये P पॉइंट है जहां पर कि आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। करंट जो है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ फ्लो कर रहा है और जो एलिमेंट है वो 1 सेंटीमीटर का एलिमेंट है। ठीक है, इस एलिमेंट से 200 सेंटीमीटर यानी 2 मीटर की दूरी पर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन यानी 45 डिग्री नॉर्थ से बनाकर और जो पॉइंट है वो प्रेजेंट है, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, बायट-सवार्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड का, आप देखिएगा क्या मैं सही लिख रहा हूं, μ0/4 I dl sin थीटा अपॉन r²। मैंने स्केलर फॉर्म में लिखा है। ठीक है, तो इसी को हम लोग यूज करते हैं, जरा वैल्यू पुट करते हैं। μ0/4 की वैल्यू है 10⁻⁻7। करंट I दिया हुआ है 8 एम्पियर, dl जो है आपका 10⁻⁻² मीटर है। साइन थीटा, साइन 45 होता है 1/√2। ठीक है, डिवाइडेड बाई r², 2 × 2 यानी कि 4। तो ये आपका हो जाएगा इक्वल्स टू 4 जाएगा तो हो जाएगा 2, और √2 से जब ये कट होगा तो ये आ जाएगा √2, यानी मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा निकल कर आ रहा है बच्चों वो है √2। 10⁻⁻7 और -2 करेंगे तो हो जाएगा 10⁻⁻9 टेस्ला। √2 जो है ये हमारा होता है 1.414 इंटू 10⁻⁻9 टेस्ला। और अगर डायरेक्शन देखें तो करंट भी देखिए इस व्हाइट बोर्ड के प्लेन में है, और जो ये डिस्टेंस r है ये भी व्हाइट बोर्ड के प्लेन में है, यानी कि r और dl दोनों व्हाइट बोर्ड के प्लेन में, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका परपेंडिकुलर टू बोर्ड आएगा, परपेंडिकुलर टू व्हाइट बोर्ड। राइट, ये जो व्हाइट बोर्ड है बच्चों इसके परपेंडिकुलर होगा, और करंट की डायरेक्शन आप थंब को रखना, देखिए परपेंडिकुलर ही मिल रहा है, परपेंडिकुलरली इनवर्ट। चलिए बच्चों इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए बच्चों एक सवाल और देखते हैं, आज का आखिरी सवाल है। क्वेश्चन मेरे साथ नोट कर लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एन एलिमेंट dl जो कि है इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर I कैप। ठीक है, एलिमेंट कौन सा डायरेक्शन में लाई कर रहा है बच्चों, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तभी इसका I कैप। तो एक एलिमेंट है dl 1 सेंटीमीटर I कैप इज प्लेस्ड एट ओरिजिन। एलिमेंट को कहां प्लेस किया गया है, ओरिजिन पे, इज प्लेस्ड एट ओरिजिन। ठीक है, एंड कैरीज करंट I इज इक्वल्स टू 10 एम्पियर। कितना करंट कैरी कर रही है, 10 एम्पियर करंट कैरी कर रहा है। कह रहा है व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड on y axis, what is magnetic field on y axis at a distance of 0.5 मीटर। क्लियर है, ध्यान से समझिएगा इस सवाल को। क्वेश्चन कह रहा है कि एक एलिमेंट है dl एलिमेंट
जो कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग लाई कर रहा है, ठीक है। तो डीएल एलिमेंट जो है बच्चों वो आपका 1 सेंटीमीटर है, यानी कि 10⁻⁻² आई कैप इतना मीटर, ठीक है। यानी कि डीएल एलिमेंट जो है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग लाई कर रहा है, और इसके थ्रू जो करंट हमारा है, इसके थ्रू जो करंट है वो 10 एम्पियर के बराबर, कितना करंट है 10 एम्पियर के बराबर करंट है। तो कह रहा है कि भाई कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वाई एक्सिस पे एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर, यानी आर जो है वो आपको 0.5 मीटर दे रखा है। और भाई अगर आप वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है जो डिस्टेंस है वो वाई एक्सिस के लॉन्ग मेजर करिएगा, तो ये हो जाएगा 0.5 मीटर जे कैप, ठीक है। आपसे कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने को। आप एक बार जरा खुद से फॉर्मूला पुट करें, और फॉर्मूला पुट करके और मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करके मुझे बताइए। वीडियो पॉज करके ट्राई करें बच्चों। कर लिया ट्राई बच्चों खुद से? उम्मीद करते हैं आपने खुद से ट्राई किया होगा। जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है बायट-सवार्ट लॉ का, वो फॉर्मूला है कि मैग्नेटिक फील्ड बी ये होगा इक्वल्स टू μ0/4π I dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर अपॉन r क्यूब, यही होना चाहिए बच्चों। तो ये हमारा हो जाएगा इक्वल्स टू μ0/4π होता है 10⁻⁻⁷। करंट I जो है वो हमारा है 10 एम्पियर, ठीक है, इंटू डीएल वेक्टर जो है वो है 10⁻⁻² आई कैप क्रॉस जो आर वेक्टर है वो है 0.5 जे कैप अपॉन आर क्यूब, यानी कि 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। देखिए एक 0.5 तो कट जाएगा बच्चों, ये नीचे जो इंटू है ये क्रॉस नहीं है, इसलिए मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूं, ठीक है। अब देखिए इसे मैं किस तरीके से लिख रहा हूं, ये 2 डेसिमल हटाइए तो ऊपर आपका 2 बार 10 आ जाएगा, और इसको 5 को इससे कट कीजिए 2 टाइम्स, 5 को इससे कट कीजिए 2 टाइम्स, राइट। देखिए ये 10⁻⁻² बाहर चला जाएगा बच्चों, तो कितना हो जाएगा 10 इंटू 10⁻⁻7 हो गया 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻2 यानी टोटल हो जाएगा 10⁻⁻8। 2 इंटू 2 हो गया आपका 4, यानी ये आपका हो गया इक्वल्स टू 4 इंटू 10⁻⁻8। अब जाहिर सी बात है ये इंटू क्रॉस तो होगा नहीं, क्योंकि ये 2 नंबर्स के बीच का मल्टीप्लीकेशन है, और ब्रैकेट में बचेगा आई कैप क्रॉस जे कैप, आई कैप क्रॉस जे कैप। और आप सब जानते हैं आई कैप क्रॉस जे कैप जो है वो के कैप होता है, इसीलिए जो मैग्नेटिक फील्ड हमारा है वो है 4 इंटू 10⁻⁻8 के कैप, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है बच्चों। इसको आप लोग एक बार नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है बच्चों, तो ये बायट-सवार्ट लॉ का जो हमारा टॉपिक था ये यहां पर समाप्त होता है। अब हम लोग अगले लेक्चर में बायट-सवार्ट लॉ का एक एप्लीकेशन देखेंगे, एक सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। एक लूप है सर्कल के शेप में जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे, लेकिन वहां पर आपका बायट-सवार्ट लॉ को हम लोग अप्लाई करेंगे, इसलिए बायट-सवार्ट लॉ को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और उसके जो कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो आप ढूंढकर अपने एंड से और सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए बच्चों आज के लिए इतना काफी है, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ और पढ़ाई जरूर करिएगा।